भाई अब बारी है केमिस्ट्री की, और आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि केमिस्ट्री के पेपर को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमको अच्छे नंबर मिले। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि उसमें लिखना क्या है, पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर हम इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे नंबर अच्छे आने की संभावना है और अच्छे आएंगे। और मैं फिर कह रही हूँ कि मेरी गट फीलिंग ऐसी कहती है कि केमिस्ट्री का पेपर उतना टफ नहीं आएगा जितना फिजिक्स का आया। तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? बिल्कुल चिल आउट होकर पेपर देना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स केमिस्ट्री के पेपर में, इसको आप फॉलो करो, और आप फॉलो करोगे तो अगर मान लो आपके नंबर 40 आने वाले हैं या 50 आने वाले, तो 10 नंबर एक्स्ट्रा हो सकते हैं। कृपया करके वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, ठीक है बच्चे? तो चलो बच्चों, पहला जो है, आज के दिन हमें क्या करना है, ठीक है? अगर आप लोगों ना दिन पूरा ही ऑलमोस्ट बीत चुका है, एक बार फिर से गो थ्रू पूरी एनसीईआरटी। मैं क्या कह रही हूँ फिर से, टिप नंबर 1 तो मेरी यही है कि गो थ्रू पूरी एनसीईआरटी को एक बार कर लो, अच्छे से देख लो कि क्या क्या दिया हुआ। पढ़ने मत बैठ जाओ सारा कुछ, बस गो थ्रू करो कि कहीं कोई कंसेप्ट छूट तो नहीं गया, क्योंकि आपने फिजिक्स में देखा कहीं से कुछ भी आ रहा है तो हम कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो एक बार गो थ्रू कर लो। मान लो कि गो थ्रू करते समय हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला नहीं बन रहा है, तो उसको एक बार पढ़ते जाना। गो थ्रू कर लो पूरे सिलेबस को एनसीईआरटी में से। उन रिएक्शंस को अच्छे से रिवाइज करो जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और मेनली नेम्ड रिएक्शन, क्योंकि वो आती है इसलिए उनको तो आप बार बार, जिन रिएक्शंस में आप बार बार भूल रहे हो, एक बार लिख भी लो अगर आपके पास समय है तो उन रिएक्शंस को अच्छे से एक बार अलग से गो थ्रू, एक बार पूरी एनसीईआरटी करने के बाद सिर्फ रिएक्शन के लिए गो थ्रू करो। मतलब आपको अब एनसीईआरटी 2 बार ओपन करनी है, आज से लेकर कल तक के बीच में, ठीक है? फॉर्मूलाज को एक बार फिजिकल केमिस्ट्री के रिवाइज कर लो, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह हो गए, इनके फॉर्मूलाज को देखिए, क्योंकि फॉर्मूलाज पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्टली पुट करके, वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट जो है पीवाईक्यू, अब सॉल्व करने का टाइम नहीं है, पर जितने भी पीवाईक्यू तुमने किए हैं, एक बार भले ही फिजिक्स के पेपर में नहीं आया, पर ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि केमिस्ट्री के पेपर में भी नहीं आएगा। तो जो भी पीवाईक्यू, जिस भी किताब से तुमने पीवाईक्यू किया, उसको भी एक बार गो थ्रू करो। गो थ्रू करने का मतलब ये नहीं कि हम अब डिटेल से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो समय गया। अब आपको गो थ्रू करना है, एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू करना है, फिर फॉर्मूलाज और रिएक्शंस को एक बार गो थ्रू करना है, और उसके बाद आपको गो थ्रू करना है पीवाईक्यूज पे, ठीक है? एक बार मैं ये भी कहूंगी कि इस भी किताब को गो थ्रू कर लीजिएगा, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आपके पास समय है तो, और अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार गो थ्रू करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नहीं भी पढ़ा है बच्चों, तो एक बार ना इसको खोल के सरसरी निगाहों से देख ले। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो पढ़ने का समय भी नहीं है, पर मैं फिर कहूंगी कि एक बार सरसरी निगाहों से देख जरूर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो देख के जाते हैं वैसे सवाल आ जाता है। जिन्होंने पढ़ा है उन्हें तो अच्छे से गो थ्रू करके जाना है, ठीक है? नेक्स्ट जो है, आज का समय है तो एटलीस्ट आप एक सैंपल पेपर जो है कर लीजिए, ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। सैंपल पेपर का मतलब ये नहीं कि आपको अब लिख के देखना है, सैंपल पेपर आपके किसी भी बुकलेट में दिया होगा, उसको देख लीजिए कि वो किस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर पेपर निकालिए और देखिए कि उसके आंसर वो किस तरीके से प्रेजेंट करवा रहे हैं। फिर बता रही हूँ, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आप केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे सैंपल पेपर होंगे, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। उनमें से कोई भी एक सैंपल पेपर उठाइए, और वो आपको ये नहीं देखना है कि वो क्या लिख रहा है, आपको देखना है कि वो किस तरीके से किन किन पॉइंट्स में प्रेजेंट कर रहा है पेपर। आपको ये समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या आता है पेपर का, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट एक सैंपल पेपर आपको देख के जरूर जाना है, आज बोल रही हूँ। अब आपको प्रेजेंटेशन टिप्स बता दे रही हूँ। नीटनेस का बहुत ध्यान रखिएगा, कोई भी रिएक्शन को ओवरराइट नहीं करिएगा, इसलिए रिएक्शन लिखने से पहले या तो आप साइड में एक लाइन खींच लीजिए और साइड में रफ वर्क कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद जो है तो अपना फाइनल रिएक्शन वहां पे लिखिए। डू नॉट ओवरराइट। अगर आपने कोई सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो सेक्शन आप वहां पर कंप्लीट करिए। मान लीजिए किसी सेक्शन में 5 क्वेश्चन आए हैं, 5 में से 4 आपको आते, एक नहीं आता है, पर मैंने आपको फिर कहा है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, तो उस 5वें क्वेश्चन के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, और सेक्शन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पेज से नया सेक्शन शुरू करेंगे। मान लीजिए कि पहले की 5 लाइन आपने भर रखी है, या 10 लाइन, मान लीजिए कि पेपर इतना बड़ा है, ध्यान से देखो कैसे लिखना होता है, और पेपर में हमारा सेक्शन 1 जो है वो यहाँ कंप्लीट हुआ है, तो डू नॉट स्टार्ट विद सेक्शन 2 ओवर देयर, आपको नए पेज से सेक्शन 2 जो है वो शुरू करना है, ठीक है? और सेक्शन 1 कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर एक अंडरलाइन खींचेंगे और पीटीओ लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि पीछे भी इसने लिखा हुआ है, अगर जगह खाली है तो। और नेक्स्ट पेज से आप सेक्शन 2 शुरू करेंगे। ओके, नाउ एक बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आपको कोई भी छोड़ना नहीं है। तो मान लीजिए कि आपके पहले सेक्शन में 3 से 5 क्वेश्चन आए हैं, मान लो लास्ट सेक्शन में, हम लास्ट सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आपको 5वां क्वेश्चन नहीं आता, तो 5वां क्वेश्चन जो है उसके लिए इतना जगह छोड़ दीजिए। और मैं फिर कह रही हूँ कि आपको कोई भी सवाल छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है, और उसके बाद आप नया सेक्शन शुरू कर सकते हैं, ठीक है?
बहुत रैंडम मत करिएगा कि पहला सेक्शन किया फिर तीसरा आ गया फिर पहले सेक्शन फिर से आ गया। नो, पहले सेक्शन वाइज कंप्लीट करिए ताकि एग्जामिनर को आसानी हो। अगर एग्जामिनर को आपको ऐसा पेपर लिखना है कि उसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अगर आप एग्जामिनर को बार बार परेशान करोगे, सेक्शन 3 यहाँ लिखा, फिर सेक्शन 4 यहाँ लिखा, फिर सेक्शन 1 वहाँ लिखा, फिर सेक्शन 1 पीछे लिख दिया, तो उसको बार बार क्वेश्चन पेपर पलटना पड़ेगा। और जब वो क्वेश्चन पेपर बार बार उस क्वेश्चन को देखने के लिए पलटेगा तो हो जाएगा इरिटेट और आपके नंबर काटेगा। तो मेक श्योर कि आप पहले एक सेक्शन कंप्लीट करिए, उसके बाद ही दूसरा सेक्शन शुरू करिए। अगर आपको नहीं भी आता है तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो आप 10 पेज तो लिखेंगे नहीं, तो एक टेंटेटिव इतना पेज आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और छोड़कर कुछ नहीं आना है। जैसे आपको क्या करना है, सेक्शन कंप्लीट होने के बाद बता ही दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। डो नॉट ओवरराइट एनी रिएक्शन। आंसर नंबर सेपरेट करके लिखिए। जैसे मान लीजिए कि आप आंसर जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव आप कैसे लिखते हैं, आंसर 1। ये क्या होता है भाई, आंसर 1 यहाँ पर उसका आंसर ए है, ठीक है। ये है आंसर 2, इसका है बी। तो इस तरीके से आपको आंसर्स को ऊपर लिखना है फिर नीचे आंसर लिखना है। आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिए कि ये है आंसर 1, ये क्या है भाई, नो, आपको पूरा लिखना है कि ये है बेटा आंसर 1, ठीक है। आंसर 1 का जो ऑप्शन है वो है ए। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, बिल्कुल साफ सुथरा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज जहां पर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर देखे उसे अंडरलाइन करिए। मैं कई बार आपको समझा चुकी हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई नेम्ड रिएक्शन लिखी और नेम्ड रिएक्शन आप बताना चाहते हैं कि ये नेम्ड रिएक्शन ये वाली नेम्ड रिएक्शन ये, तो रिएक्शन को या तो आप डब्बे के अंदर बंद कर दीजिए, यहाँ पर जो है आप कोई भी XYZ रिएक्शन लिख दीजिए, या कोई भी ऐसा टर्म जो आप दिखाना चाहते हैं ताकि आपके नंबर ज्यादा हो तो उसे कृपया करके अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। डिफरेंस मैंने आपको कई बार बताया कि आपको डिफरेंस कैसे लिखना है। चलिए एक बार और डिस्कस कर देती हूँ। मान लीजिए कि आपने डिफरेंस यहाँ पर पहला वाला डिफरेंस लिखा, ठीक है, और पहला वाला डिफरेंस जो है वो 4 लाइन का है। आपका ये वाला जो है मान लीजिए ये सिर्फ 2 ही लाइन का आया, तो अब आप दूसरा नंबर यहां से नहीं शुरू करेंगे, दूसरा नंबर दोनों लोग यहां से शुरू करेंगे, इस लाइन को हम छोड़ने देंगे। तो हमेशा का 2 नंबर डिफरेंस यहां पर है तो दूसरा यहीं पर आएगा सेम पोजीशन पे, ठीक है। और अगर आप कोई भी जैसे ईथर का फॉर्मेशन प्रोसेस है तो आप अगर कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं, मेक श्योर वो पेंसिल से हो, वेल लेबल्ड हो और साफ सुथरा दिखे। याद रखिएगा कि जो भी सफाई के नंबर होते हैं वो हमेशा ही एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। कृपया करके केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन में ये चीज़ फॉलो करिए। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन देके आएंगे बच्चों, तो आपको इसी चैनल पे दैट इज शिप्रा तिवारी बायोलॉजी, मैं अब आप लोगों को शुरू कर रही हूँ बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल भी नहीं होगा आपके साथ फिजिक्स में जैसा हुआ, क्योंकि मैं आपको इस लेवल की तैयारी करवा के भेजूंगी कि अगर गलती से पेपर टफ भी आया तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप सब उस पर आंसर कर पाओगे, गारंटी है मेरी। अब आपको शिप्रा मैम पढ़ा रही है बेटा, यूट्यूब पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सब हम पढ़ाएंगे। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और याद रखिएगा बच्चों, आपको ऑल द बेस्ट मैं कह के भेज रही हूँ और मैं गारंटी दे रही हूँ कि कल का पेपर बहुत शानदार आएगा, तुम्हारा पेपर बहुत शानदार जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।